तो यहाँ पे हम लेके आए क्रैश कोर्स 2026 सोशल फार्मेसी। मॉर्निंग में हम क्या पढ़े थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पढ़ाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था और थोड़ा बड़ा भी था, लेकिन पूरी कोशिश यही की थी कि समराइज वे में आपको समझा सकें, जिससे आप कम टाइम में उसको समझ सकें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तीनों को पढ़ाया जा चुका है और बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, जैसे एरर पढ़ाए हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ा दिए हैं। तो आप जरूर देखिएगा उस लेक्चर को, अच्छे से रिवीजन करिएगा। सोशल फार्मेसी आपका इजी सब्जेक्ट है, बस चीजों को समझना है, हाइडिंग को याद करना है और कुछ अपने मन से बना करके लिखना है, कुछ यहाँ पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में टोटल 7 चैप्टर हैं ही, और सही ढंग से अगर कोई चैप्टर है तो वो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक है। सिर्फ 5 चैप्टर हमें पढ़ना है। अगर 5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सोशल फार्मेसी में बैक एकदम नहीं लगेगा, मतलब बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। अगर खाली 5 चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत आराम से लेके चलिए। जितने पढ़ाए गए हैं, लेकिन आराम का मतलब क्या कि याद, जितना पढ़ाया गया उसको याद कर लिए। जैसे पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जो सैटरडे को क्लास चला था उसमें हम क्या पढ़ाए थे, हाँ, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियां और प्रक्रिया विस्तार में बताइए। सारी चीजें बताया गया था कि फैमिली प्लानिंग के क्या मेथड है, क्या प्रक्रिया, सब कुछ। ठीक है, जहां पे उद्देश्य बताया गया था कि मदर एंड चाइल्ड की जो हेल्थ है उसको सुधार करना, जो अनवांटेड बर्थ होते हैं उनको अवॉइड करना, दो बच्चों के बीच का गैप मेंटेन करना, फैमिली साइज को रेगुलेट करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य है। अलग कुछ गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं जिसको कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, उसको मतलब जो कपल्स होते हैं वो अलग अलग उनके पास चॉइसेस हैं, कुछ भी मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक मार्केट से लेके यूज कर सकते हैं, बस उन्हें आइडिया होना चाहिए। कई सारे मेथड हैं इसमें, जैसे नेचुरल मेथड जिसको प्राकृतिक विधि कहते हैं, केमिकल मेथड रासायनिक विधि कहते हैं, मैकेनिकल मेथड यांत्रिक विधि, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां आती हैं, टर्मिनल मेथड जो अंतिम होता है जिसको नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो कई सारे मेथड जिसके बारे में आपको पढ़ा चुके थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेचुरल मेथड बताए थे आपको, सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड, जैसा कि पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के आपके यहाँ पे 10 से 70 डेज में प्रॉपर तरीके से जो एवोल्यूशन पीरियड होता है वहां पे इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मेथड क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं माना गया है। ये अलग मतलब अलग अलग जो फीमेल्स है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स को हम कल बताए थे, परसों की क्लास में बताए थे, जरूर देखिएगा। केमिकल मेथड में आपको बहुत सारे स्पर्मिसाइडल क्रीम बताए थे। ठीक है, फोम टैबलेट के बारे में बताए थे, और मैकेनिकल मेथड जिसको बैरियर मेथड कहते हैं, कंडोम के बारे में बताए थे। ठीक है, डायफ्राम के बारे में बताए थे, और जिसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद इंट्रायूटेरिन डिवाइस के बारे में बताए थे, कापर टी हो गया। ठीक है, ओके, तो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में बताया गया था, आप देखिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हार्मोनल कुछ दवाइयां बताए थे जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखिएगा। टर्मिनल मेथड में आपको बताए थे वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, जिसको नसबंदी कहते हैं, जहां पे वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है जिससे स्पर्म जनरेट नहीं होते। ओके, तो ये सारी चीजों को देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करते हैं। सर वॉइस बढ़ा लीजिए, वॉइस का कम आ रहा है क्या, वॉइस दिखाएं आपको कितना आ रहा है। वॉइस देखिए, अगर अपने मोबाइल में अपने डिवाइस में वॉइस को ओपन कर रहे हैं, देखिए एकदम क्लियर वॉइस आ रहा है। बढ़ा लीजिए, वॉइस का कम आ रहा है क्या, वॉइस दिखाएं आपको कितना आ रहा है। देखिए वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, आप एक बार कट करके फिर से ओपन करिए, वॉइस एकदम ठीक आ रहा है। अगर आता तो मेरे मोबाइल में भी दिक्कत होता। सर मई में मामा की शादी है, अब क्या करें, पेपर भी उसी टाइम यूपी में है। ये तो बहुत ही डिफिकल्टी बात है, आपके मामा की शादी है और पेपर भी है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मामा की शादी या पेपर। आप बताइएगा, शादी मामा की पहली बार होने जा रही है, पेपर भी लगभग हम इनको मान के चलेंगे कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा अगर बैक लग जाएगा तो। ठीक है, अब कैरियर में दाग लग जाए तो ठीक नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि थोड़ा सा पेपर, एक ही महीने बाद पेपर आपका मई में है, कोशिश करिए पेपर में, मामा से बाद में मिल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यही सजेस्ट देंगे। तो फिलहाल पेपर बहुत जरूरी है, ये चीज को ध्यान रखिए। मामा से आप मिल लीजिएगा, मामी से भी,
तो बाद में मिल लीजिएगा, जैसा भी होगा बता दीजिएगा कि आपका पेपर था, आप नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक सक्सेस और बहुत अच्छे पैसे वाले हैं तभी फर्क पड़ेगा, वरना नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, मामा को बता देंगे, मामा कहेंगे कोई बात नहीं, मामा भी यही कहेंगे कि आप पहले पेपर को दीजिए, आपको शादी वादी क्या जरूरत थी, तो इसलिए पहले पेपर पे फोकस करिए, वो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्वेश्चन को कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, बस हम एक जनरल बता रहे हैं आपको जो कि जरूरी आपका पेपर है फिलहाल। डिफाइन डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, जनसंख्याकी को प्रभावित करें, जनसांख्यिकीय चक्र के बारे में लिखें। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे डेमोग्राफी क्या होता है और डेमोग्राफी साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी और डेमोग्राफी साइकिल के बारे में देखेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं ये डेमोग्राफी क्या होता है, इसके साइकिल के बारे में देखेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, डेमोग्राफी इज बेसिकली नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी इज बेसिकली नोन एज द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब डेमोग्राफी को हम कह सकते हैं, हम डेमोग्राफी में क्या अध्ययन करते हैं, मानव जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन इन डिटेल। ठीक है, हम डिटेल में अध्ययन करते हैं मानव जनसंख्या के बारे में विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज। ठीक है, उनकी बनावट, उनका जितना फैलाव हो रहा है, उनकी क्या साइज है, ये हम मानव जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, किसमें, डेमोग्राफी में। पीयूष जी कह रहे हैं मिथिलेश सर आपने एचएपी वाली क्लास लेंगे या मिथिलेश सर अपनी एचएपी वाली क्लास लेंगे क्या? पीयूष यादव जैसा भी होगा मिथिलेश सर बता देंगे। मिथिलेश सर आपको शायद पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज देखें, वो थोड़ा हॉस्पिटल चले गए थे कुछ दवा वाले ने, और इसीलिए क्लास शायद नहीं ली एचएपी की, लेकिन हाँ पीवाईक्यू सीरीज में जरूर दिखेंगे, अभी आपको यूट्यूब पे दिखेंगे मिथिलेश सर आपकी क्लास लेते हुए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं डेमोग्राफी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। डेमोग्राफी यहाँ 5 क्वेश्चन से करा चुके हैं, आप 5 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। क्या 5 क्वेश्चन तक आपको याद हो चुका है? 5 क्वेश्चन में आपको हेल्थ के बारे में बता दिए, हेल्थ के डायमेंशन बता दिए, फैमिली प्लानिंग बता दिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बता दिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बता दिए। ठीक है, क्या यहाँ तक का सभी को क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी का क्लियर हो चुका, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बचा है, और 15 अप्रैल तक टारगेट है। 15 अप्रैल से पहले पहले पूरा सोशल फार्मेसी खत्म करना है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट है तभी कर पाएंगे। ठीक है, क्यों हंसराम जी क्यों नहीं कंप्लीट है आपका? हंसराम जी कह रहे हैं क्यों नहीं कंप्लीट है आपका? पहले आपको 5 क्वेश्चन तैयार करना बहुत जरूरी है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, वरना प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा आपके ऊपर। मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे, 5 मई के बाद कभी भी। ठीक है, हालांकि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा डेट शीट, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम जल्दी हुआ तो बीटी यूपी आपको फिर बता दे, याद दिला दे कि गैप नहीं देता है, लगातार पेपर लेता है, तो कम से कम एक सब्जेक्ट से राहत मिलेगा, अच्छा रहेगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी साइकिल के बारे में बताइए। डेमोग्राफी को हम बेसिकली कहते हैं इज नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, इन डिटेल में करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज। ठीक है, मतलब इनका कितना आकार है, कितना वृद्धि हो रहा है, ये सब अध्ययन करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, और ये किस में पढ़ा जाता है, डेमोग्राफी में। ओके, ऑल द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन, जितने भी प्रभावित करने वाले कारक हैं जनसंख्या को, जैसे बर्थ हो गया, जैसे डेथ हो गया, मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, माइग्रेशन, दीज आर द इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, ये सारे डेमोग्राफी में शामिल हैं। ठीक है, जनसंख्या की, जिसको डेमोग्राफी कहते हैं, मूल रूप से मानव जनसंख्या का अध्ययन है, जिसमें इसके संरचना, वितरण, आकार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जाती है। वे सभी तत्व जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवासन, ये सभी जनसंख्या अध्ययन में शामिल होते हैं। समझ में आया? नवनीत कह रहे हैं सर आई लव यू सर, सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे थैंक यू नवनीत जी, उम्मीद करते हैं जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी नहीं, रिजल्ट जब आएगा आपका अच्छा तब मानेंगे कि हम अच्छा पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे। तो चलिए, सोशल जनसंख्या डेमोग्राफी क्या होता है ये आपको क्लियर हो पाया, आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफी क्या हो पाया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 4 डेमोग्राफिक प्रोसेस।
डेमोग्राफी ये आपके एग्जाम में 95% चांस है कि आएगा, इसलिए फिर कह रहे हैं समझिएगा। इस डेमोग्राफी है क्या? डेमोग्राफी कह सकते हैं कि जनसंख्या की मूल रूप से मानव जनसंख्या का अध्ययन है। इसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या क्या अध्ययन करते हैं कि उनका जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है, सारी चीजें की मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन आकार क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें? डेमोग्राफी में। ओके, देयर आर 4 डेमोग्राफिक प्रोसेस। अब ये जो है ये 4 डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं, एंड दीज आर फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, जनसंख्या की मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं होती हैं: प्रजनन, मृत्यु दर, विवाह और सामाजिक गतिशीलता। प्रजनन, मृत्यु दर, विवाह और सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, देयर इज ए साइकिल दैट इज यूज्ड टू स्टडी एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये एक साइकिल है, जैसे ह्यूमन आपको बताएं, जहां यहाँ पे जो डेमोग्राफी है एक साइकिल की तरह काम करता है। ओके, जैसे हम बात की ना जन्म दर, मृत्यु दर, ऐसा थोड़ी तो कोई पैदा हो गया तुरंत मर गया, नहीं, उसकी साइकिल चलती है लाइफ में। कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आकार है, पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं हम डेमोग्राफी में। ठीक है, तो इसको हम साइकिल कहेंगे। तो देयर इज ए साइकिल दैट इज यूज्ड टू स्टडी, एक साइकिल है जिसमें हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, एंड इज नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। इसको हम क्या किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझिए, जो डेमोग्राफी एक चक्र है जिसका उपयोग दुनिया भर में किसी भी मानव जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिसे डेमोग्राफिक साइकिल कहा जाता है। क्लियर हुआ? सर दोबारा बताओ, चलिए दोबारा बता रहे हैं, समझिएगा। डेमोग्राफी क्या है और उसके डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में बता रहे हैं। डेमोग्राफी मूल रूप से मानव जनसंख्या का अध्ययन है। ठीक है, जहां पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन का, बढ़ती जनसंख्या या ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, वही डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम डिटेल में करते हैं। अब डिटेल में जनसंख्या में क्या करेंगे भाई? कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, किस एरिया में कितना आकार बढ़ रहा है। ठीक है, लोग कहते नहीं कि चाइना का पॉपुलेशन बढ़ गया, इंडिया का पॉपुलेशन और बढ़ रहा है। अगर कैसे कहते हैं? क्योंकि तो कोई साइकिल होगा, किसी कैसे पता चल रहा है कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफी साइकिल, जहां पे हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या कंपोजिशन है, कितना साइज बढ़ रहा है, सारी चीजों को देखते हैं डेमोग्राफी साइकिल में। क्लियर? समझ में आया? अब डेमोग्राफी जो साइकिल है ह्यूमन पॉपुलेशन का, अब यहाँ पे जो जो डेमोग्राफी है इसको एक साइकिल में रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको यूज करते हैं हम ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करने में। ठीक है, पूरे संसार में। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफी साइकिल। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब डेमोग्राफी साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी आप क्या पढ़े थे? डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी साइकिल के बारे में अध्ययन से पढ़ते हैं। आपके पेपर में आया डेमोग्राफी होता क्या है, डेमोग्राफी साइकिल के बारे में बताइए। तो डेमोग्राफी क्या होता है ये आप समझ गए? क्या समझे? डेमोग्राफी क्या होता है कि डेमोग्राफी में हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंपोजिशन, उनके साइज, ये सारा अध्ययन करते हैं किसमें? डेमोग्राफी में। ओके, डेमोग्राफी को हम एज ए साइकिल की तरह लें तो डेमोग्राफी एक साइकिल की तरह वर्क करता है, जिसमें हम पूरे संसार में ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, जिसको हम डेमोग्राफी साइकिल कहते हैं। क्लियर है? सर नो सर, सोशल फार्मेसी इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। अच्छा, सोशल फार्मेसी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मिक्सअप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफी साइकिल क्या है? तो डेमोग्राफी साइकिल फॉलोड थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। डेमोग्राफी साइकिल को फॉलो किया जाता है पूरे संसार में। द स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल अंडरगो वेरिएशन इन डिफरेंट कंट्रीज। जो डेमोग्राफी साइकिल में स्टेजेस है ना, कई सारी स्टेज है, जैसे दिखाएं आपको, यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो कई सारे स्टेज हैं। हाई स्टेनरी स्टेज, अर्ली स्पेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेनरी, डिक्लाइनिंग स्टेज। ये जो सारे स्टेज देख रहे हैं ना, ये कह रहा है कि जो वेरिएशन इन डिफरेंट कंट्रीज, द स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल अंडरगो वेरिएशन इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसके वेरिएशन होते हैं। बेस्ड ऑन दियर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब बढ़ती जनसंख्या के आधार पर, या इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना किस तरह का एरिया है वो इंडस्ट्री एरिया, उसके आधार पर वो चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं जिससे आप समझ सके। डेमोग्राफी साइकिल, जिसको जनसंख्या की चक्र कहते हैं, दुनिया भर में अनुसरण किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या की चक्र जिसको डेमोग्राफी साइकिल कहते हैं, कि चरण विभिन्न देशों में उनकी जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया होता है, या फिर होता है जो पॉपुलेशन वृद्धि वाले एरिया होते हैं, कंट्री होते हैं, तो इसमें थोड़ा अलग होते हैं ये साइकिल।
विभिन्न देशों के सांख्यिकीय जनसंख्या वृद्धि डेटा का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जनसंख्या चक्र में जनसंख्या वृद्धि के 5 चरण होते हैं। अलग अलग देश को सब कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये 5 चरण में होते हैं जो जनसंख्या है। ठीक है, समझ में आया। आफ्टर स्टडिंग द स्टैटिकल पॉपुलेशन ग्रोथ डाटा, ठीक है, जब स्टैटिकल पॉपुलेशन ग्रोथ डाटा का अध्ययन किया गया अलग अलग कंट्री में, तो इट हैज बीन कंक्लूडेड, तो क्या पता चला कि दैट द डेमोग्राफिक साइकिल कंप्राइजेस ऑफ 5 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको 5 स्टेज में बांटा गया। अब वो 5 स्टेज क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब वो 5 स्टेज क्या है वो देखना है। तो देखिए थोड़ा जूम करके आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपके देखिए 5 स्टेज है। हाई स्टेनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेनरी, डिक्लाइनिंग स्टेज, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाई स्टेनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो और डिक्लाइनिंग, मतलब 1 2 3 4 5 स्टेज में बांटा गया। अब ये 5 स्टेज क्या क्या है आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि करके समझते हैं। ठीक है, अब ये 5 स्टेज क्या क्या है इसको देखेंगे। फिर से 5 स्टेज करने से पहले एक बार फिर बता दें, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आओ, जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। डेमोग्राफी में हम ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं विथ डिटेल्स, मतलब डिटेल में अध्ययन करते हैं। मतलब क्या उनका संगठन रहा है, क्या बनावट है, कितना ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन हो रहे हैं, कितने तेजी से फैल रहे हैं, ये सारा अध्ययन करते हैं किसमें, डेमोग्राफी में। ठीक है, पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे बर्थ हो गया, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, ठीक है, ये सारे डेमोग्राफी में आते हैं। क्लियर हुआ। मेनली 4 डेमोग्राफिक प्रोसेस है, 4 डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं, जिसमें आपका फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज एंड सोशल मोबिलिटी आते हैं। मतलब प्रजनन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मैरिज मतलब विवाह, और सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता। अब ये सब क्या चीजें हैं सब आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम एज ए माने कि ये सब आपको बता दिए पॉपुलेशन बढ़ते हैं, तो इसको एज ए साइकिल की तरह, देयर इज ए साइकिल या एक चक्र है दैट इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया भर में हम पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी साइकिल। यहां तक का लिखने के बाद भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं, इसको आप नहीं बता सकते हैं तब भी। ठीक है, अगर आप यहां तक लिख रहे हैं डेमोग्राफिक साइकिल, यहां चाहे तो थोड़ा पॉइंट बताइएगा। जैसे डेमोग्राफी साइकिल आपकी हेडिंग रहेगी, ठीक है, आप क्या बताइएगा, द डेमोग्राफी साइकिल इज फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड। डेमोग्राफी साइकिल या जनसंख्या की चक्र दुनिया भर में अनुसरण किया जाता है। ठीक है, द स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल अंडरगो वेरिएशन इन डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, जनसंख्या की चक्र के चरण विभिन्न देशों में उनकी जनसंख्या वृद्धि और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण के आधार पर भिन्न होते हैं। मतलब कहने का साफ साफ मतलब है कि अलग कंट्री की जनसंख्या जो है वो अलग होती है, उनकी वृद्धि दर और उनके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया होता है उस हिसाब से वहां की जो पॉपुलेशन है अलग रखी होती है। तो इसी सब के आधार पे देखा गया, इसी सब के आधार पे एक डाटा निकाला गया जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन ग्रोथ डाटा। एक डाटा निकाला गया अलग अलग कंट्री का। तो इससे ये पता चला कि डेमोग्राफिक साइकिल को ऐसे नहीं बता सकते, इसको 5 स्टेज में बांटा जाएगा, 5 स्टेज में बांटा जाएगा। इसमें से पहला स्टेज है हाई स्टेनरी स्टेज, दूसरा है अर्ली स्पेंडिंग, तीसरा है लेट स्पेंडिंग, चौथा है लो स्टेनरी और पांचवा डिक्लाइनिंग। समझ में आया। अब चलिए आइए एक एक करके अच्छे से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले हम स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल में सबसे पहला, तो देयर आर यूजुअली 5 स्टेज इन वन डेमोग्राफिक साइकिल। एक डेमोग्राफिक साइकिल में 5 स्टेज है। आमतौर पर एक जनसंख्या चक्र में 5 चरण होते हैं। और वे हैं सबसे पहला स्टेज। सबसे पहला स्टेज क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम है कहाँ, एक मिनट, अच्छा डायग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है। ध्यान दीजिए डायग्राम तो काफी छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, डायग्राम काफी छोटा है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, बस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए जिससे ज्यादा अच्छे क्लियर हो सके। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब डायग्राम बड़ा रहेगा तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो डेमोग्राफी साइकिल है, इसके चरण, इसको डेमोग्राफी साइकिल को 5 स्टेज में बांटा गया है। अब वो क्या है, पहला स्टेज क्या कह रहा है देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। यहाँ पे पहला स्टेज है हाई स्टेनरी,
सेकंड है अर्ली स्पेंडिंग, तीसरा है लेट स्पेंडिंग, चौथा है लो स्टेंडिंग और पांचवा क्या है डिक्लाइनिंग। 5 स्टेज में बांटा गया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा बनाओ सर, आप भी एडजस्ट हो जाओ उसमें। अरे हमको बीच में बैठाएंगे क्या? ठीक है, एडजस्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला स्टेज क्या है। दिस इज आल्सो नोन एज हाई स्टेंडी स्टेज। इसे उच्च स्थिरता चरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उच्च स्थिरता चरण। दिस इज आल्सो नोन एज हाई स्टेंडी। ये आपका क्या है? हाई स्टेंडी स्टेज पहला वाला है। सबसे पहला स्टेज क्या है? हाई स्टेंडी। ठीक है, चलिए इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या हो रहा है? हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट आर सीन। हाई बर्थ और हाई रेट, मतलब कि इस स्टेज में क्या हो रहा है? पहले वाले में ये एरो मतलब ज्यादा, हाई बर्थ रेट बी आर लिख दे रहे हैं, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट डी आर। ठीक है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। हाई स्टेनरी फेज में क्या है? जितने लोग पैदा हो रहे हैं, जो बर्थ डेट है, जन्म दर है, उतना ही ज्यादा मृत्यु दर है। तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं। तो ऐसे में पॉपुलेशन क्या है? ठीक है, सही है। ठीक है, इसे उच्च स्थिरता चरण भी कहा जाता है। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं, इसलिए कुल जनसंख्या स्थिर रहती है। सो ओवरऑल द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबली। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन एक सतह पे है, कह सकते हैं कि ना बहुत ज्यादा बढ़ा है ना घटा है, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं। किस स्टेज में? पहले स्टेज में, जिसको हाई स्टेंडरी स्टेज कहते हैं। डेमोग्राफी साइकिल में सबसे पहले हाई स्टेंडरी स्टेज देखा जाता है, जिसमें यह देखा गया कि इसका बर्थ रेट भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। समझ में आया? बर्थ रेट ज्यादा होगा, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग ही मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, सही चलेगा। ठीक है, चलिए यहां तक का क्लियर हुआ। चलिए यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्ली स्पेंडिंग। पहला आपका स्टेज समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, हाई स्टेंडी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पहला चरण उच्च स्थिरता। उच्च स्थिरता बोलते हैं, जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ते हैं, मतलब जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोग ही मरते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है? एक स्टेंडी फेज में होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अर्ली स्पेंडिंग में सेकेंड स्टेज क्या कह रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है अर्ली स्पेंडिंग। इट इज आल्सो नोन एज अर्ली स्पेंडिंग स्टेज। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? अर्ली स्पेंडिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा चरण, इसे प्रारंभिक विस्तार चरण भी कहा जाता है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है? द डेथ रेट डिक्लाइन एंड द बर्थ रेट रिमेन कांस्टेंट। इस चरण में मृत्यु दर घटने लगती है और जन्म दर स्थिर रहती है। सोचिए क्या हो रहा है सेकेंड स्टेज में? क्या हो रहा है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मृत्यु दर घटने लगती है। जो डेथ रेट है वो थोड़ा सा घटने लगती है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है? प्लस माइनस घटने लगती है। लेकिन जो बर्थ रेट है, पैदा वैसे लोग हो रहे हैं। ठीक है, बर्थ रेट। अब देखिए कैसे हो रहा है ऐसा। जो डेथ रेट, मृत्यु दर है, वो थोड़ा थोड़ा घटने लगा। कैसे घटने लगा? अभी तो जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने लोग ही मर रहे थे, अब लोग कम मर रहे हैं। सीधी सीधी बात करें, डेथ रेट में कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हाँ एंटीबायोटिक्स नाम की चीज होती है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, तो लोग अब थोड़ा कम मर रहे हैं। लेकिन बर्थ रेट मतलब पैदा तो उसी हिसाब से हो रहे हैं। ठीक है, पैदा तो उसी हिसाब से हो रहे हैं जैसे हो रहे थे। काफी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, काफी पैदा हो रहे हैं, लेकिन मरने की संख्या कम हो गई। अब बताइए ऐसे में क्या पॉपुलेशन रुका रहेगा? क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा? पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। सर क्लास में जो चार्ट दिखाए थे वो क्या हुआ? हाँ वो क्लास वाले चार्ट को टेक्निकल टीम नहीं उसको नहीं ऐड किए हम। चलिए आगे अभी एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, उसमें बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए एक चार्ट लेके आए हैं जिसको हम लेके आते हैं। एक मिनट, सही बात किसी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। देखिए चार्ट कहीं पे होगा, हाँ ये वाला चार्ट। चलिए एक चार्ट और है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं जिससे काफी अच्छा रहेगा। जिससे बहुत अच्छे से क्लियर आएगा समझ में, ये वाला कार्ड। चलिए बहुत अच्छा, अब यहाँ से क्लियर समझ में आएगा आपको, जल्दी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे इस चार्ट में कि बहुत अच्छी तरीके से 5 स्टेज में डेमोग्राफिक साइकिल को बांटा गया है। पहला स्टेज जो होता है हाई स्टेनरी स्टेज, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है? हाई है। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। एग्जाम्पल की बात करें तो 1990 से पहले ऐसे ही था।
1990 मतलब जब हम भी नहीं पैदा हुए थे उससे पहले, ठीक है। आप लोग भी शायद कोई ऐसा है कि जो पैदा हुआ था, कुछ लोग होंगे यहाँ पे ऐसे हैं, मतलब जो आप लोग हो सकते हैं, लेकिन 1920 नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं होगा यार। 1920 पे कौन होगा? जो 1920 से पहले की बात हो रहा है कि जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या था, हाई था, जितने लोग पैदा थे उतने लोग मर रहे थे, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन हम बात करें सेकेंड स्टेज की, अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में जो बर्थ रेट था, ठीक है, बर्थ रेट क्या था, प्लस माइनस था, मतलब बर्थ रेट हो ही रहा था, लेकिन जो डेथ रेट था वो कम हो गया, लोगों की मरने की संख्या कम हो गई। ओके, मतलब बर्थ रेट को हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, इसको एरो दिखा सकते हैं, एरो दिखा सकते हैं प्लस माइनस की, मतलब हाँ बर्थ रेट जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम हो गया। डेथ रेट जब कम हो गया, एग्जांपल में देखिए साउथ एशिया या अफ्रीका में बताया जा रहा है, तो ऐसे में पॉपुलेशन वहां पे बढ़ने लगा, ऐसे में पॉपुलेशन बढ़ने लगा। उसके बाद तीसरा स्टेज क्या था, लेट स्पेंडिंग। पहले दूसरे को अच्छे समझ लीजिए तब तीसरे पे आते हैं। दूसरे स्टेज कहाँ पे है, हाँ, इट इज आल्सो नोन एज अर्ली स्पेंडिंग स्टेज, इसे अर्ली स्पेंडिंग स्टेज कहते हैं। प्रारंभिक विस्तार चरण भी कहा जाता है। इस चरण में मृत्यु दर घटने लगती है, जो डेथ रेट है वो क्या होता है, घटने लगता है, और जन्म दर स्थिर रहती है। और जन्म दर जो बर्थ रेट है वो प्लस माइनस मतलब स्थिर रहता है, जैसे था वैसे रहता है, इसलिए जनसंख्या का विस्तार होने लगता है। Therefore the population start to expand, मतलब यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है। क्लियर, समझ में आया? कहाँ से, सेकेंड स्टेज से, पहले स्टेज में नहीं बढ़ा, सेकेंड स्टेज में बढ़ने लगता है। अब तीसरा स्टेज क्या कह रहा है, तीसरा स्टेज क्या कह रहा है, तीसरा होता है लेट स्पेंडिंग। लेट स्पेंडिंग क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। इट इज नोन एज लेट स्पेंडिंग स्टेज, इसे हम लेट स्पेंडिंग स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या हो रहा है, डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर, डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर, बट बर्थ रेट आल्सो फॉल्स, मतलब यहाँ पे इसे देर से विस्तार चरण भी कहा जाता है। इस चरण में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में गिरावट आती है, मतलब मृत्यु दर जन्म दर दोनों में गिरावट आती है, मतलब लोग मर भी रहे हैं और पैदा भी कम हो रहा है, ठीक है, दोनों में गिरावट आती है। हालांकि जन्म दर अभी भी मृत्यु दर से अधिक होती है, लोग पैदा ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिरावट, मतलब कम किए लोग, मतलब थोड़ा बहुत समझ गए, थोड़ा सा जागरूकता आ गया कि ज्यादा बच्चे नहीं, मतलब कम ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मृत्यु दर थोड़ा अधिक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का विस्तार होता है, ठीक है। जहां पे भी जाहिर सी बात है, लोग मरना, जैसे कह रहे हैं कि दोनों में गिरावट आती है, जन्म दर और मृत्यु दर में, लेकिन लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तब भी जनसंख्या में थोड़ा सा कहेंगे विस्तार होता है, मतलब बढ़ता है, ठीक है। बर्थ रेट आर मोर देन डेथ रेट, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन का ग्रोथ दिखेगा, समझ में आया। जैसे थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज की बात करें जिसको हम लेट स्पेंडिंग कहते हैं, यहाँ पे दोनों में गिरावट आता है, बर्थ रेट में भी और डेथ रेट में। लेकिन बर्थ रेट की बात करें, भले गिरावट आता है, एक ही एरो दिखा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट आता है, लोग पैदा होते हैं लेकिन मतलब कि जो उनका डेथ रेट था वो ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये बात बहुत अच्छा कहे मौर्या जी कि अगर चार्ट अच्छे से तैयार हो गया तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में क्या कह रहा है कि इस चरण में मृत्यु दर घटने लगती है और जन्म दर स्थिर रहती है। मृत्यु दर यहाँ पे घटने लगती है, मृत्यु दर कम हो जाती है। लेट स्पेंडिंग में मृत्यु दर कम हो जाती है, मृत्यु दर कम होने का मतलब जाहिर सी बात है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन होना, मृत्यु दर कम तो हो रही है, ठीक है, लोग कम मर रहे हैं तीसरे वाले में। दूसरे वाले में अर्ली स्पेंडिंग में क्या था कि जो लोग पैदा हो रहे थे वो तो चलिए उसी के आसपास थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग कम मरने लगे, तो जनसंख्या बढ़ा थोड़ा सा। तीसरे वाले में क्या था कि लोग पैदा भी थोड़ा कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, लोग मर मतलब कम रहे हैं, मतलब देखिए यहाँ पे दो एरो दिखा रहा है, इसका मतलब कि लोग कम मर रहे हैं और लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत देखा जाए तो पैदा होने की जनसंख्या ज्यादा है, बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा है, तभी पॉपुलेशन में ग्रोथ आएगा, जो कि इंडिया चाइना सिंगापुर में हो रहा है। इंडिया चाइना सिंगापुर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करें लो स्टेनरी फेज में। अब लो स्टेनरी मतलब चौथा फेज, लो स्टेनरी मतलब चौथा फेज, ये क्या कह रहा है, चौथा वाला, तीसरा होगा। इट इज आल्सो नोन एज लो स्टेनरी, लो स्टेनरी का मतलब इसे निम्न स्तरला चरण भी कहा जाता है। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम रहती है, इसका कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है। अब देखेंगे चौथे वाले में लो स्टेनरी फेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है, मतलब लोग कम पैदा भी होते हैं, ठीक है, लोग कम पैदा भी होते हैं और मरते भी यहाँ कम है,
ओके, लोग पैदा भी कम होते हैं और मरते भी कम है। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेज मतलब कह सकते हैं एक हाई स्टेज, जहाँ लोग मतलब ज्यादा ज्यादा पैदा होते हैं उतने ज्यादा ही मरते हैं। तब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे ही लो वाले में, चौथे वाले में लोग मतलब कम पैदा होते हैं और मरते भी कम है। तो यहाँ भी पॉपुलेशन कह सकते हैं स्थिर रहता है। जैसे यूके हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, यहाँ पे चौथे वाले में ऐसा रहता है। ठीक है, अब पांचों वाला जो है डिक्लाइनिंग स्टेज, या क्या कह रहा है, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पांचों वाला क्या कह रहा है, चौथा वाला समझ में आ गया आपको कि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। पांचों वाला क्या कह रहा है कि इसको डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं या इसको घटती अवस्था कहते हैं। इन दिस स्टेज देयर इज लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इस चरण में जन्म दर मृत्यु दर से कम रहती है। जो जन्म दर होता है मृत्यु दर से कम होती है, मतलब कि जो बर्थ रेट है वो घटने लगता है। ठीक है, डेथ रेट तो चलिए ठीक है, जो डी आर है डेथ रेट है, लोग कम मर रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे लोग पैदा भी कम हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिव है, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर से कम रहती है, जिसकी वजह से जनसंख्या घटने लगती है, जो अभी देखा जाए अभी के टाइम पे जो चल रहा है। ओके, समझ में आया? तो ये 5 स्टेज है, पांचों को थोड़ा समझिएगा, फिर से एक बार हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं तो सही समझ में आएगा। हाई स्टेज में आपको क्या बताया हम, देखिए 5 स्टेज है, 1 2 3 4 5 डेमोग्राफी साइकिल में। डेमोग्राफी क्या होता है, जहां पे मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं डिटेल्स में। अब इसका अध्ययन करने के लिए अलग अलग कंट्री का जब डाटा निकाला गया, स्टेटिकल डाटा, तो इसको एक साइकिल में रखा गया और वो साइकिल को 5 स्टेज में बांटा गया। पहला हाई स्टेनरी, दूसरा अर्ली स्पेंडिंग, तीसरा लेट स्पेंडिंग, चौथा लो स्टेनरी और पांचवा डिक्लाइनिंग। पहला जो हाई स्टेनरी था, यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट, BRDR, बर्थ रेट भी ज्यादा था, जितने लोग पैदा हो रहे थे उतने ही लोग मर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या था, जनसंख्या स्थिर था। पहला समझ में आया। अब पहले के साथ तीसरा समझ लीजिए, चौथा समझ लीजिए, पहला समझिए फिर चौथा समझिए। चौथे में भी क्या हुआ था कि यहाँ पे बर्थ रेट भी गिरावट आया और फिर उसके बाद डेथ रेट में भी, मतलब लोग कम पैदा भी हो रहे हैं और लोग थोड़ा कम मर भी रहे हैं। ठीक है, लोग कम पैदा भी हो रहे हैं, लोग कम मर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पैदा होने की संख्या है वो मरने से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर कहेंगे थोड़ा स्थिर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कम से कम बराबर है। लेकिन पैदा जाहिर सी बात है लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन एक डाटा के हिसाब से देखा जाए तो दोनों बराबर ही है। समझ में आ रहा है ना? चौथा वाला लो स्टेनरी फेज में दोनों में गिरावट आया है। कंट्री नहीं लिखना होगा, कंट्री नहीं लिखना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली यही बनाना है। ठीक है, आपको खाली यही साइकिल बना के आना है, कंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। से विथ नंबर सो देयर विल नो कंफ्यूजन। हाँ, नंबर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पांचों स्टेज याद करने के लिए आपको कंट्री नहीं लिखना पड़ेगा, आपको ये साइकिल बनाना है। पहली साइकिल में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों, जितने लोग पैदा होने उतने लोग मर रहे हैं, तो ठीक था। यहाँ पे देखिए 2 एरो बताया गया है, अगर ऊपर बता रहा है तो मतलब बर्थ रेट ज्यादा है। ठीक है, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन उतने ही तेजी से मर रहे हैं। ठीक है, एरो पर है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि बर्थ रेट थोड़ा सा स्थिर है, लेकिन जो जन्म दर है यहाँ पे नीचे का आ रहा है, इसका मतलब लोगों का मरना कम हो गया। ठीक है, अर्ली स्पेंडिंग में लोगों का मरना कम हो गया, लोग के ट्रीटमेंट होने लगे, डॉक्टर आगे इलाज होने लगा। ठीक है, तो लोगों का जब मरना कम हो गया और लोग पैदा वैसे ही हो रहे हैं, थोड़ा खाली कम हुए हैं, तो जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ेगा। अब जनसंख्या यहाँ से अर्ली स्पेंडिंग से बढ़ा। अब आता है लेट स्पेंडिंग, तीसरा स्टेज में। यहाँ पे बर्थ रेट भी गिरावट, मतलब लोग थोड़ा पैदा होना कम हो गए, और इसका जो डेथ रेट था वो ज्यादा गिरावट हो गया, मतलब लोग मरना एकदम से कम हो गए। ठीक है, बहुत कम मरने लगे, मतलब लोग अच्छे खासे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो लोग मरना कम हो गए, लेकिन जो लेट स्पेंडिंग में कह रहे हैं बर्थ रेट था, ये कम तो हुआ है लेकिन ज्यादा कम नहीं हुआ, लोग पैदा अभी भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी लेट स्पेंडिंग में भी क्या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उछाल है, थोड़ा बहुत अभी मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? तीसरा वाला लेट स्पेंडिंग में, लेट स्पेंडिंग में दोनों घट रहा है, मतलब देखिए दोनों एरो, मतलब लोग मरना कम कर दिए। ऊपर होता तो लोग ज्यादा मरते, लेकिन लोग मरना कम हो गया, लोगों को ट्रीटमेंट होने लगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए, अच्छे अच्छे वैक्सीन आ गए, तो लोगों का मरना कम हो गया। लेकिन लोग पैदा भी थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, पैदा भी थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन थोड़ा कम हुए हैं, मरने की अपेक्षा पैदा थोड़ा कम हुए हैं, जिससे पॉपुलेशन क्या हुआ, हल्का ग्रोथ हुआ। लेकिन लो स्टेनरी फेज में क्या हो गया, दोनों में गिरावट आवा, लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और लोग मर भी कम रहे हैं। तो यहाँ पे जो चौथा वाला है, यहाँ पे भी क्या होगा, स्थिर होगा, लोग पैदा भी कम हो रहे हैं, लोग मर भी कम रहे हैं। और डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या हो रहा है
कि लोग पैदा होना भी कम कर दिए हैं अच्छे तरीके से और मर तो कम रहे ही हैं। ओके, तो यहाँ पे घटने लगता है, लोग पैदा होना एकदम कम हो गए हैं और लोग मरना भी कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, घटने लगता है। तो क्या समझ में आया? फिर से देखिए जो लिखा हुआ, फिर से देखिए। हाई स्टेनरी स्टेज, जिसको हिंदी में, जिसको नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, इसे उच्च स्थिरता चरण भी कहा जाता है। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होता है, इसलिए जनसंख्या स्थिर होती है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं, इसलिए जनसंख्या क्या होता है, स्थिर होता है। सेकेंड आपका है अर्ली स्पेंडिंग स्टेज, जिसको प्रारंभिक विस्तार चरण कहा जाता है। मृत्यु दर घटने लगती है और जन्म दर स्थिर रहती है। मृत्यु दर घटने का मतलब होता है कि लोग कम मर रहे हैं और जन्म दर स्थिर रहता है। तो जो लोग कम मर रहे हैं और जन्म दर वैसे ही रहता है, तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, जनसंख्या का विस्तार होने लगता है। क्योंकि भाई जन्म दर तो वही है, जो लोग पैदा हो रहे थे हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर कम हो गया। मृत्यु दर कम क्यों हो गया? क्योंकि वही वैक्सीन आ गई, बहुत सारे इलाज होने लगे, तो लोग कम मरने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरे वाले में, तीसरे वाले को बोलते हैं लेट स्पेंडिंग स्टेज, देर से विस्तार चरण। इस चरण में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में गिरावट आती है। ठीक है, मृत्यु दर जन्म दर दोनों में, मतलब जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, दोनों में गिरावट आ गई। जो डेथ रेट है, दोनों में गिरावट आने का मतलब हो गया कि लोग कम पैदा भी हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं। देखिए, हालांकि जन्म दर अभी भी मृत्यु दर से अधिक है, लेकिन जो लोग पैदा हो रहे हैं अभी भी देखा जाए तो इसका रेशियो 60% है, और इसका रेशियो बर्थ रेट का रेशियो 60% है, और इसका मान के चलेंगे 40%। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग पैदा हो रहे हैं अभी, ऐसी बात नहीं कि पैदा नहीं हो रहे हैं। मृत्यु दर है, ये कह सकते हैं कि इसका रेट भी गिरावट आया है। जन्म दर दोनों में, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में गिरावट आती है, हालांकि जन्म दर अभी भी मृत्यु दर से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का विस्तार होता है। जब लोग कम मरेंगे, पैदा हो ही रहे हैं, भले 10% हो, तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए चलिए, अब चौथा स्टेज क्या कर रहा है, लो स्टेंडिंग स्टेज, निम्न स्थिरता चरण कहा जाता है। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, डेथ रेट जो हो गया और बर्थ रेट दोनों कम होते हैं, मतलब लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और मर कम रहे हैं। लोग पैदा भी कम हो गए, मतलब पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। तो इसके कारण जनसंख्या जो होती है स्थिर होती है। जब लोग कम पैदा होंगे, कम मरेंगे, तो जनसंख्या बराबर होगा, स्थिर होगा। ये चौथे वाले में है। ठीक है, या तो पहले वाले में था, लोग जितने ज्यादा पैदा हो रहे थे उतने ज्यादा मर रहे थे, या चौथे वाले में हो गया कि जितने लोग कम, मतलब पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं, उतने लोग कम मर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लोग कम पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हैं। ठीक है, और पांचवा स्टेज क्या होता है, जिसको घटती अवस्था कहते हैं। इस चरण में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। सोचिए, मृत्यु दर तो ठीक है, लेकिन जन्म दर कम हो जाती है, मतलब लोग इतना जागरूक हो गए कि अब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होता। हम जो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है इस तरह से। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, जब जन्म दर कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घटने लगेगा। तो पांचवें स्टेज में आके, जिसको डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं, या जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि घटने लगती है। तो ये पांचों स्टेज को आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, पांचों का डायग्राम बनाना है और पांचों को अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया? चलिए सर, डेमोग्राफिक कंट्रोल भी बता दीजिए। डेमोग्राफिक कंट्रोल नहीं, इसका एक ही कंट्रोल है जो आप पढ़ रहे थे अभी, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आप बताइए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप करा भी चुके हैं पहले। व्हाट इज द टर्म फॉर साइकिल यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड? आपको बताना है कि वो साइकिल क्या है जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं पूरे संसार में। पॉपुलेशन साइकिल, हेल्थ साइकिल, डेमोग्राफी साइकिल, माइग्रेशन साइकिल। बताइए वो साइकिल क्या है? बिल्कुल सी वाला डेमोग्राफी साइकिल है। अभी आपको सारी क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है आपका डेमोग्राफी साइकिल, जहां पे हम पूरी तरीके से पूरे संसार में ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं डिटेल के साथ। व्हाट इज द सेकेंड स्टेज? सेकेंड स्टेज में आपको बताना है कि डेमोग्राफी साइकिल काल को, डेमोग्राफी साइकिल में हम सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? हाई स्पेंडिंग स्टेज, लेट स्पेंडिंग, अर्ली स्पेंडिंग, या डिक्लाइनिंग स्टेज? बताइए सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं डेमोग्राफी साइकिल में? बताइए सेकेंड स्टेज को क्या बोला जाता है? दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा। नहीं नहीं, दूसरे का क्वेश्चन बी नहीं होगा, सी होगा, ध्यान दीजिएगा, अर्ली स्पेंडिंग स्टेज। ठीक है, बी नहीं होगा, सी होगा, दूसरे का सी करेक्ट आंसर है, अर्ली स्पेंडिंग। अभी आपको बताए थे, देखिए ये पहला हो गया हाई स्टेंडरी, दूसरा हो गया अर्ली स्पेंडिंग, क्या हो गया, अर्ली स्पेंडिंग, तीसरा हो गया लेट स्पेंडिंग, और चौथा हो गया लो स्टेंडरी, और पांचवा हो गया डिक्लाइनिंग। पहला हाई स्टेंडरी, दूसरा हो गया अर्ली स्पेंडिंग। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे कह रहा था कि सेकेंड स्टेज, और सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, अर्ली स्पेंडिंग। क्लियर, समझ में आया। अर्ली स्पेंडिंग में क्या हुआ था, अभी आप क्या देखे थे अर्ली स्पेंडिंग में? अर्ली स्पेंडिंग में ये देखे कि बर्थ रेट तो क्या हो, बर्थ रेट तो ठीक है, यहाँ पे डेथ रेट में थोड़ा गिरावट है, लोग मरना कम हो गए, लोग मरना कम हो गए, लेकिन पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी, तो यहाँ से जनसंख्या स्टार्ट होता है सेकेंड वाले स्टेज से। ठीक है, चलिए तीसरा वाला क्या कह रहे हैं, तीसरा स्टेज क्या कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। बताइए कि फर्स्ट डेमोग्राफिक साइकिल में पहले स्टेज की क्या विशेषता है, डेमोग्राफिक साइकिल में पहले स्टेज की क्या विशेषता है? हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, मतलब हाई बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट आपसे कह रहा है हाई है और डेथ रेट क्या कह रहा है, लो है। दूसरा कह रहा है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, मतलब बी आर भी आपका हाई है और डी आर भी हाई है। ठीक है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट या कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, बताइए क्या होगा इसके तीसरे वाले में? तो तीसरे वाले में हमें पता है जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर रहे हैं, तो बर्थ रेट जितना ज्यादा डेथ रेट भी उतना ज्यादा रहेगा, तो इसका बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा तीसरे का करेक्ट आंसर जो होगा बी वाला होगा। ठीक, चौथा देखिए, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज, चौथा स्टेज पूछ रहा है डेमोग्राफिक साइकिल का चौथा स्टेज क्या होगा, बताइए। डिक्लाइनिंग स्टेज, अर्ली स्पेंडिंग स्टेज, लो स्पेंडिंग या हाई स्टेंजी? चौथा स्टेज क्या होगा, हाई स्टेंजी, अर्ली स्पेंडिंग, लो स्टेंजी या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज? चौथे का बताइए क्या होगा। देखिए चौथे का क्या होगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ठीक है, चौथे का हो जाएगा लो स्टेंजी स्टेज, हाई स्टेंजी, अर्ली स्पेंडिंग, लेट स्पेंडिंग, लो स्टेंजी, और पांचवा होगा डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो चौथा क्या होगा, लो स्टेंजी स्टेज। और लो स्टेंजी स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट, मतलब लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, पैदा भी कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा था यहाँ पे, हाँ चौथा स्टेज आपसे पूछ रहा था, चौथे का क्या होगा, लो स्टेंजी स्टेज, ध्यान रखिएगा सी वाला। एक आपका पहला वाला था हाई स्टेंजी, और यहाँ पे चौथा वाला क्या है, लो स्टेंजी स्टेज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा बताइए कि व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल कार्ड, पांचवें स्टेज को क्या कहते हैं? चौथा भी आप बता दिए, चौथा बताया आप लो स्टेंजी, तो पांचवा क्या होगा, अर्ली स्पेंडिंग, डिक्लाइनिंग, और या फिर आपका हाई स्टेंजी या फिर लेट स्पेंडिंग? पांचवा स्टेज क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, पांचवा होगा बी वाला, डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे लोग पैदा बहुत कम हो रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, मरने की संख्या तो ठीक है रुकी हुई है, लेकिन पैदा कम हो रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जब लोग पैदा कम होंगे तो जनसंख्या क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी, जिसको डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं। तो यहाँ बी वाला है, पांचवे का बी। ठीक, छठवा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। अच्छा, कंट्रासेप्शन, अच्छा ये आपका उससे क्वेश्चन है जो आपका फैमिली प्लानिंग था, उससे क्वेश्चन कुछ आ गया है, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं जिसको आप पढ़ चुके हैं। ओके, ये आपका डेमोग्राफी से हटके है, जो आप कल की क्लास में पढ़े थे वो क्वेश्चन इधर आ गए हैं, कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है, कि परमानेंट मेथड कौन सा है कंट्रासेप्शन का? ठीक है, गर्भ निरोधक का सबसे परमानेंट मेथड क्या है, हार्मोनल इम्प्लांट करा लो, वेसेक्टोमी, नसबंदी, आईयूडी या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव? छठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बी वाला, वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी होता है, जैसे कि आपको पता है कि मेल में जो होता है उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में टोबेक्टोमी। ओके, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं, सबसे अंतिम मेथड होता है, टर्मिनल मेथड होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल प्राकृतिक कंट्रासेप्टिव मेथड है? ठीक है, बताइए, नेचुरल पूछ रहा है, केमिकल या बैरियर, केमिकल बैरियर या फिर आपको हार्मोनल नहीं पूछ रहा, नेचुरल क्या है, कैलेंडर, कंडोम, आईयूडी या फिर इंजेक्टेबल? कैलेंडर मेथड, कंडोम्स हो गए, आईयूडी हो गए, इंजेक्टेबल हो गए, नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड इनमें में से क्या है? चलिए बहुत अच्छा, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कैलेंडर मेथड जो होता है ये नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। क्या होता है, कैलेंडर मेथड, सातवें का ए वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आठवां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, बताइए बैरियर मेथड क्या है, बैरियर मेथड क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, कंडोम्स है, आईयूडी है या इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स है? बैरियर मेथड क्या है बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आठवें वाले का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैकेनिकल मेथड को हम बताए थे, किसी की हम बैरियर मेथड कहते हैं जिसमें कंडोम, डायफ्राम वगैरह आते थे, तो यहाँ बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, जिसको बैरियर मेथड, मैकेनिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा बी, जो कि बैरियर मेथड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवे का क्या होगा कि व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कॉपर आईयूडी,
कॉपर जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। सप्रेशन ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूट को सप्रेस कर देता है। थिकनिंग ऑफ कर्वाइकल म्यूकस, जो कर्वाइकल म्यूकस होते हैं उसको थिकनिंग कर देता है, पतला कर देता है। इनहिबिशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको कम कर देता है, रोक देता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोक देता है, या फ्लोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देता है। बताइए आईओडी, जो कॉपर आईओडी होता है इंटरयूटेरिन डिवाइस, कॉपर टी वगैरह, तो इसका काम करने का तरीका क्या है। बहुत अच्छा, सी वाला, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको रोक देता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करता, आगे नहीं बढ़ने देता। तो यही सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 9 का सी। ठीक है, चलिए, ये आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है कॉपर वगैरह, ये क्या करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को ही रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसे कंटिन्यू नहीं करता है। चलिए 10वां क्वेश्चन था कि स्पर्मिसाइडल क्रीम कैसे मदद करता है। स्पर्मिसाइडल जो क्रीम आते हैं वो कैसे मदद करते हैं। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकथाम करके, डिस्ट्रॉय स्पर्म, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करके, क्रिएट ए फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर को क्रिएट करके, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करके। बताइए स्पर्मिसाइडल जो क्रीम होते हैं कैसे मदद करते हैं, ओव्यूलेशन को रोकथाम करके, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करके। बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, डिस्ट्रॉय स्पर्म। जो स्पर्मिसाइडल नाम है कि स्पर्मिसाइडल, जो स्पर्म को किल करे, तो ऐसे स्पर्मिसाइडल क्रीम जो कि मदद करते हैं डिस्ट्रॉय स्पर्म। तो क्या ये बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं सेफ है, नहीं सेफ नहीं है ये। ठीक है, इससे कभी कभी किसी को एलर्जी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकता है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम ये कहा जाता है कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, तो बी राइट आंसर है, 10वें का ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम कल पढ़े थे और आज पढ़े हैं। डेमोग्राफी साइकिल को एक बार फिर से देखिएगा कि हाई टेंसी स्टेज से लेकर के डिक्लाइनिंग स्टेज तक के बीच का जो सफर है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, जिसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलिए कितने सही गए जरूर बताइएगा। 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिए सोशल फार्मेसी में, और पांचों को आपको याद करके आना, बहुत टफ नहीं है। चाहे हम फैमिली प्लानिंग बताए हो, चाहे डेमोग्राफी साइकिल बताए हो, चाहे आपको एमडीजी एचडीजी बताए हो, उसके 17 गोल या 8 गोल सब देख के आइएगा। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन सही गए, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी यूट्यूब पे मिथिलेश सर क्लास लेंगे, जैसे कि आपको पता है पीवाईक्यू सीरीज में वो पढ़ा रहे हैं। और फिर मिलते हैं हम रात में, जैसा होगा जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अगेन थैंक यू सो मच।